राहुल गांधी का बयान आया, कहा कि मोदी जी गद्दार है, अमित शाह गद्दार है, इनसे देश नहीं संभल रहा है। इन सब चीज़ों को किस तरह से आप देखते हैं? राहुल गांधी जी, आपसे देश संभल जाएगा? आप अपनी पहले पार्टी संभाल लो, आप पहले अपने संगठन संभाल लो और छोड़ो। अभी केसी वेणुगोपाल जी आपसे नाराज चल रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। आप पहले केसी वेणुगोपाल को संभाल लो, और जो प्रियंका गांधी जी ने पीछे से जो पुशबैक करके अपने व्यक्ति को बना दिया मुख्यमंत्री, आप पहले प्रियंका गांधी को संभाल लो, फिर आप देश की राजनीति की बात करना। क्योंकि आप वही व्यक्ति हैं जो भारत सरकार, आपके अपने सरकार के बने हुए सरकार के नोट को फाड़ देते हैं। कैबिनेट की मंजूरी से पास हुआ बिल को आप फाड़ देते हैं। आपसे ना हो पाएगा राहुल गांधी जी। आप जितना मोदी को गाली देंगे, मोदी उतना बढ़ेगा। 2002 से यही हो रहा है, लेकिन आप हैं कि समझने को तैयारी नहीं है। तो आप पता करिए कि आपके अंदर मोदी के कौन कौन से एजेंट बैठे हुए हैं जो आपको ऐसी उलट सलट सलाह देते हैं कि मोदी को गाली दे। आज देखो, चर्चा क्या होना चाहिए था कि पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ा, डीजल का दाम क्यों बढ़ा, सरकार से पूछे। लेकिन चर्चा क्या हुआ कि उन्होंने कहा हम फलाना अंग फाड़ दिया मोदी का। इनके अजय राय बहुत करीबी हैं और उसका मोदी को गद्दार है। अरे गद्दार कब कहे जाते? जब माओवादियों को बुलाते और उनके साथ गठबंधन करते। मोदी जी गद्दार तब होते जब यासिर मलिक को बुला करके वो अपने पीएमओ में चाय पिलाते। यासिर मलिक जेल में है। मोदी जी गद्दार तब होते जब माओवादियों के साथ गठबंधन, तेरा मेरा रिश्ता निभाते। आज माओवादियों को खत्म कर दिया गया। मोदी जी गद्दार तब होते जब गरीबों को राशन नहीं देते, लेकिन मोदी राशन दे रहे हैं। मोदी जी गद्दार तब होते जब गरीबों को उज्ज्वला गैस योजना नहीं देते। मोदी जी गद्दार तब होते जब सड़कों का जाल नहीं बिछाते। मोदी जी गद्दार तब होते जब एम्स नहीं बनाते। मोदी जी गद्दार तब नहीं होते जब बांग्लादेश की सीमाओं को नहीं सुरक्षित करते, पूरे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं कर देते। मोदी जी गद्दार तब होते कि 26/11 का बदला हो जाता और हम एक बम नहीं मार पाते। ये बातें इनकी जो है ना, ये इन्हीं के समझ में आ सकती है, इसीलिए ये जीरो हो रह जा रहे हैं और इन्हें लगता है कि मोदी को गाली दे दिया। देखो, समझो बात को, जिस व्यक्ति को जो उसकी रुचि होती है वो काम करना चाहिए। राहुल गांधी की रुचि है कि हमको तो बस, हम तो राजशाही हैं। ये बार बार वोट चोरी क्यों कहते हैं? इन्हें लगता है हम पैदा लिए प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन हमारे पास कुर्सी नहीं है, इसका मतलब चोरी हो गया। वो हमारी चीज थी। अरे लोकतंत्र में कोई चीज आपकी नहीं होती है, इस बात को समझिए राहुल गांधी जी। जनता आपको नकारती जा रही है आपके इसी व्यवहार के कारण। तो क्षमा करें, कांग्रेस पार्टी को नैया मत डुबाइए। आपके पुरखों ने बहुत बनाया है, पूत कपूत बनने मत बनिए, सपूत बन सकते हैं तो बन जाइए। आर्थिक संकट की बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, आर्थिक तूफान आने वाला। 3 से 4 महीना रुक जाइए, ये ऐसा आर्थिक तूफान आएगा, ना नरेंद्र मोदी ना क्या नाम है भारत सरकार इनसे संभलने वाला नहीं है। एक दुर्वासा मुनि हुए हैं भारत में, उनका आदत था हमेशा शराबने का। 2014 से ये यही कह रहे हैं, मैं बोल दूंगा तो तूफान आ जाएगा, मैं बोल दूंगा तूफान आ जाएगा। एक इनके चेला है, हरियाणा में आंधी तूफान सुनामी ला रहे थे। ये तूफान, अरे राहुल गांधी जी, तूफान आपके घर में खड़ा हो गया है। आप संभालो, आपकी पार्टी कहाँ जा रही है? सतीशन मेनन बन गए केरल के मुख्यमंत्री। अगरी जाति के आप नहीं चाहते थे मेनन वो बोले, क्योंकि पता चले कि कांग्रेस पार्टी ने केरल में एक अगरी जाति का मुख्यमंत्री बना दिया। ये लेकिन वो मेनन बोल दिया। अरे आपके पार्टी में बवाल चला है। अखिलेश यादव तूफान लाने के तैयार हैं, कितनी सीटें देंगे नहीं देंगे, आप उस पर ध्यान दो। जितना मोदी जी और अरशद आपके समझ में तो आता नहीं है। अरशद समझ में अगर आपको आता, आपको लिटरली अगर आपको समझ में आता, आप कौन से नेता थे मैं आपको याद दिलाता हूँ। आप वो थे जो मनमोहन सिंह को कहते थे 6-9 सिलेंडर से काम नहीं चलेगा, 12 सिलेंडर देना चाहिए। क्या सब्सिडी वाला? नहीं तो उस समय 1200 रुपये रेट था गैस सिलेंडर का। तो आप उसी में फंसे रहिए। आप जाइए प्रेस नोट फाड़िए, इससे ज़्यादा आपकी क्षमता नहीं है। आप गालियाँ देते हैं, अच्छी गालियाँ दो करो ताकि मोदी को और बढ़ने में मौका मिले, ताकि देश और मजबूत हो सके। आज पेट्रोल डीजल सीएनजी पे रेट बढ़े हैं, इसके बाद से जो पूरा विपक्ष है वो ये कह रहा है कि मोदी जी महंगाई मैन बन गए हैं।
किस्तों में ईएमआई, किस्तों में महंगाई बढ़ा रहे, किस्तों में पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे। 3-4 महीने में ऐसा आर्थिक संकट आएगा कि देश की भारत की गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी जी देश को बचा नहीं पाएंगे। क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे, और पेट्रोल डीजल के जो रेट बढ़े इस पर क्या राय रखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि पेट्रोल और डीजल जो है वो सरकार तो अपने घर में पैदा करती नहीं है। भारत जैसे हम लोग अन्न पैदा करते हैं उसी हिसाब से पेट्रोल डीजल तो पैदा नहीं करते, वो हमें खरीदना पड़ता है, ठीक है। उसके खरीदने के चक्कर में हमारे रेट बढ़े हुए हैं, और ये देखिए क्राइसिस के नाते रेट बढ़े हुए हैं, ना कि किसी और के नाते। अब पिछली सरकारों ने जो 3,86,000 करोड़ का कर्ज छोड़ा था, उसमें से 46,000 करोड़ भाजपा की था, एनडीए गवर्नमेंट का, तो जो 2000 से लेकर 2004 के बीच में आई थी, ठीक है। तो देखिए अगर कोई गवर्नमेंट हमारे नेक्स्ट जनरेशन पे लोन दे के नहीं जा रही है और हम ही से हमारा वो लोन वसूली कर रही है, तो ये अच्छी बात है ना। कम से कम इस देश में जो 80% लोगों को, मतलब 80 करोड़ लोगों को फ्री में फूड दिया जा रहा है, ठीक है। देश की जीडीपी का जो इनका बजट आता है उसका 30% के करीब केवल ब्याज में चला जाता है, 27-30% केवल इनके फ्रीबीज में चला जाता है। बताइए, जिस कंट्री का 60% जो है वो केवल फ्री भोजन और सब्सिडी में चला जाता है, वो देश तरक्की क्या करेगा। उस सरकार के इनकम का सबसे बड़ा सोर्स डीजल और पेट्रोल है, उसको भी कंपनियों के भरोसे डील किया जाता है। तो ये क्राइसिस का टाइम आया रहा, देखिए इसको बोला जाता है साइलेंट रिसेशन, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। इसीलिए मोदी जी ने रिक्वेस्ट करी थी कि भैया देखो, आप अपने बारे में सोचो, डॉलर के बारे में सोचो। तो उनके कहने का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि आप डॉलर जो है वो बुरी तरीके से क्रैश होने वाला है। तो वो जो लोग, अब मेरे जैसा 20,000 कमाने वाला आदमी तो गाड़ी नहीं खरीद सकता, ना मैं कार पूलिंग कर सकता हूँ, लेकिन जो लोग फॉरेन कंपनियों पे बेस्ड नौकरी करते हैं उनकी नौकरियों पे संकट है, जिसके लिए मोदी जी ने वार्न किया था, ठीक है। लोगों को वो समझ नहीं आ रहा। देखिए, जब भी दुनिया में कुछ जियोपॉलिटिकल इशू होते हैं तो ये हिस्ट्री रही है, 2-3 चीज़ों के दाम अचानक से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे तेल का दाम, गोल्ड का दाम, सिल्वर का दाम, साथ के साथ जो खाने पीने की चीज़ें हैं इसका दाम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। और साथ के साथ हमेशा 2-3 चीज़ों पे अटैक होता है, जैसे कोई बीमारी आ जाती है। जब भी कोई रिसेशन आने को होता है, बीमारी के इन्फ्लुएंस आ जाते हैं। तो इस बार भी कोई ना कोई बीमारी, जैसे कोरोना आया था, अब उसी का कोई वर्जन 1 महीना 2 महीना में आने वाला है। अमेरिका का जो है नेक्स्ट मंथ जो है वो रोल ओवर होने वाला है, उनको $900 बिलियन के करीब ब्याज पेड करना है। इसीलिए तो वो चाइना आए थे कि भैया तुम्हारा जो 1 ट्रिलियन लगा हुआ है उसको बचाओ, तो उन्होंने तो मना कर दिया। वो तो बोल रहे ट्रेजरी बॉन्ड हम डंप करेंगे। तो ये सारा इम्पैक्ट जो है वो अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो उसके चक्कर में अमेरिका की सोची समझी रणनीति रही है कि कहीं पे अटैक करो। तो आप देखेंगे कुछ दिनों में फिर से ईरान पे अटैक शुरू हो जाएगा, या ईरान वाले सऊदी अरब पे अटैक कर देंगे, या भारत वाले पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, या चीन वाले ताइवान के ऊपर कुछ एक्शन देंगे। तो आने वाले महीनों में इस तरीके की संभावना शुरू होगी। और ये मान के रखिए कि ये क्राइसिस अगले साल मई-जून तक चलेगा, 1 साल चलेगा, पूरा 1 साल चलेगा। और आने वाले समय में अच्छा होगा। लेकिन देखिए, डीजल और पेट्रोल के दाम पूरी दुनिया में बढ़े हुए हैं। आपको क्या लग रहा है, जो विपक्ष ये कह रहा है कि देश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं चल रहा है, इनको बदल लेना चाहिए, हम होते तो शायद अच्छे तरीके से कर लेते? अरे बहुत अच्छा तरीके से कर रहे थे। 2008 का रिसेशन आया, तभी तो हम लोग पेट्रोल डीजल जब सस्ता हुआ तो नहीं खरीद पाए। ये विपक्ष का ही करना था ना। 150 बैरल पे तेल पहुंचा था और हमारे यहाँ 60 रुपए पे बिक रहा था। और वो कर्जा जो 3 लाख करोड़ का हमारे ऊपर चढ़ा था, वो विपक्ष का ही देन था ना। तो विपक्ष तो बड़ी अच्छी है भैया, हमें कहती है कि आज तुम सस्ता खरीद लो, तुम्हारी आने वाली नस्लें कर्जा अदा करेंगी। तो भैया ऐसी गवर्नमेंट हमें नहीं चाहिए, ठीक है। जो हम भोग रहे हैं हम ही भोगे, हम कम से कम अगली पीढ़ी को तो कुछ ट्रांसफर करके ना जाए, एटलीस्ट उन्हें तो पीसफुल लाइफ दे के जाएं। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें जो सेल्फ जीने की आदत पड़ रही है, ये बहुत बुरा होता है। किसी भी समाज के लिए आपको फ्यूचर प्लानिंग करके चलनी पड़ती है। आज की युवा पीढ़ी को मालूम, पूछो सेविंग क्या होती है मालूम नहीं, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आईफोन होता है। भैया हम लोग भी बच्चे रहे हैं, हम लोगों के तो माँ बाप फोन नहीं देते थे। आज लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है। भैया एक घर में जितने फोन के रिचार्ज होते हैं ना, उतने को अगर आप बैलेंस आउट 1 साल तक कर लीजिए तो आपको पूरे इन्फॉर्मेशन का 40% हिस्सा, क्या 100% हिस्सा कवर हो जाएगा। लेकिन नहीं, हर घर में अलग एसी चाहिए, हर घर में अलग टीवी चाहिए, हर घर में सारा कुछ चाहिए। तो देखिए, मॉडर्न जीडीपी जब बढ़ती है तो वो इन्फ्लेशन क्रिएट करती है, ठीक है। और यहाँ इन्फ्लेशन इसलिए क्रिएट होता है कि यहाँ कुछ सेक्टर में फायदा हुआ है, जैसे आईटी सेक्टर ग्रोथ किया है, ठीक है। तो आईटी सेक्टर में जो लोग गए हैं उन्होंने अपनी फैमिली को लिफ्ट अप किया है, ठीक है।
इंडस्ट्री भारत में ग्रोथ हुई नहीं। इंडस्ट्री कहीं यूपी में लगना शुरू हुई थी तो आपने देख लिया किस तरीके से आप इसके ऊपर अटैक किया गया है। तो देखिए, सरकार से पहले हमें सुधरना होगा। और मुझे तो सरकार को सीधा कहना है कि भैया तुमने तेल के रेट बढ़ाने तो सीधा एक साथ बढ़ा के खत्म करो। ये रोज रोज झटके देने की लिए जरूरत नहीं है। आप सीधा बोलो भैया हमारे बस का नहीं है, तेल 10 रुपये महंगा होना है, 10 रुपये महंगा करके छोड़िए। जब इंटरनेशनल मार्केट में है तो आपने एक्साइज ड्यूटी घटाई, उसका भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। जब आप सारा कुछ फैसिलिटी हमें देने की कोशिश करेंगे तो उसका परिणाम भी तो हमें भोगेंगे। मोदी जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे कोई भी हो, कोई भी नेता पैसा तो अपने घर से लाता नहीं है। सबके ऊपर तो करप्शन के आरोप लग रहे हैं और हमारा पैसा हम ही को दे के तुम हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो। भैया आप अपने खर्चे कम करो। मोदी जी ने रिक्वेस्ट करी थी, अपना काफिला कम कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ विपक्ष जो है वो 2008, 2010, 2012 जो समय आया था रिसेशन का, तो गैस पेट्रोल पे तो मना कर देते थे कि भैया गैस पे है ये नहीं है, मिलेगा ही नहीं। 6 सिलेंडर साल के यूज करने हैं, उस पर सब्सिडी मिलेगी। 8 बजे के बाद पेट्रोल पंप नहीं चलेगा। भैया वो तो कह रहे थे तुम्हारे ऊपर अटैक हो जाएगा, तो हमारे पास हथियार नहीं है। सरकार ने कहा था पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। एक ने कहा गरीबी हो गई तो सुसाइड क्यों कर रहे हो, खाए बगैर मर जाओ। तो जो जिन लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री में ये लिखा हुआ है कि जब भी समय आया है क्राइसिस का, आपसे क्राइसिस मैनेज नहीं हुआ। बर्ड फ्लू आया था 2008 के दौर में, जो सरकार थी उसने क्या किया, उसने कहा भैया देखो ऐसा बर्ड फ्लू आया, कुछ लोग मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, अगर जिंदा रहना तो अपनी सेफ्टी करो। कम से कम बीजेपी की गवर्नमेंट ने कोरोना के टाइम स्ट्रिक्ट मेजर तो लिया कि भैया तुमने घर से बाहर नहीं निकलना है। इसके पहले सरकारों ने क्या किया, 1920 में जब मेरे दादाजी घर आए थे, 1926 की बात है, शायद उस जमाने में वो कोई बीमारी हैजा या कुछ करके आई थी, तो वो बता रहे थे कि भैया हम लोग बैंकॉक जाना था, वापस नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि हम लोग घर से बाहर निकलते थे तब तक कोई मर जाता था, उसको घाट पे लेके जाते थे, वापस आते थे तब फिर कोई मरा होता था। इस तरीके से बोले साल भर 8 महीना तक वो गाँव में ही रुके गए केवल लोगों के मरने के चक्कर में। तो देखिए ये क्राइसिस हमेशा आया है, और जब ये क्राइसिस आया था तभी गोल्ड के ऊपर अपलिफ्ट हुआ था। उसी के टाइम वॉल स्ट्रीट जनरल पहली बार क्रैश हुआ था। तो ठीक वही सिचुएशन 2020 में दोहराई गई है, और उसका इम्पैक्ट आपको 2026-27 में दिखेगा, क्योंकि ठीक 6-7 साल के बाद अमेरिका ने गोल्ड का प्राइस 28 से 34 किया था, और उसी टाइम गोल्ड एक्यूमुलेट करके दुनिया में रिजर्व करेंसी स्टेटस का कॉन्सेप्ट ले आया था। और उसके बाद उन्होंने 70 में तेल से डॉलर को लिंक किया था, और ठीक मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही ये काम किया है कि भैया अब डॉलर से पेट्रोल का कोई लेना देना नहीं है। तो एक नए आर्थिक क्राइसिस की तैयारी है जिसमें ये सारा कुछ होना है, जिसमें तेल महंगा हो जाएगा, सोना महंगा हो जाएगा, खाना महंगा हो जाएगा और टेंशन क्रिएट हो जाएगी। अब भारत में वही सरवाइव करेगा जिसको सनातन इकोनॉमी मॉडल का ज्ञान होगा, क्योंकि हमारे एंसेस्टर को ये पता होता है कि घर में अचार, मरचा, चावल और गेहूं, मतलब नया रखो पुराना खाओ। ये कॉन्सेप्ट जिसकी कंट्री में चलेगा वही आने वाले साल में सरवाइव करेगा। मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, इसको नहीं बचा